हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 का जो हाफ पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके थे। जो नेक्स्ट हाफ है वो हम आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के नेक्स्ट हाफ की क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, क्योंकि 1 to 6 हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से, ये पहले 6 से थोड़ा सा और अलग है। सो दैट द सीक्वेंस an डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू √7। फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, an+1 की वैल्यू गिवन है, अंडर रूट में 7 + an कन्वर्ज टू द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x² - x - 7 = 0। हमें प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस गिवन है ये कन्वर्ज करेगी किस पे, इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट पे। यानी कि इस इक्वेशन का एक नेगेटिव रूट है, एक पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ज करेगी, ये हमने प्रूव कर देना है अभी। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन तो यहां से लिखते हैं जो हमें गिवन है। हेयर जो a1 है वो है √7 एंड जो an+1 की वैल्यू है वो है 7 + an का अंडर रूट। ठीक है ना। अब अगर यहां से हमें a2 की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, n की जगह इसमें 1 पुट कर देंगे, तो 1 और 1 a2 हो गया। तो n की जगह क्या पुट करना है, 1। तो यहां से क्या हुआ, 7 + a1 का अंडर रूट हो गया। ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आई, a2 की वैल्यू आई। और a2 = तो मैं ये लिख सकता हूं √7 + a1 की वैल्यू क्या है, √7 है कि नहीं, तो ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से लिखेंगे है जो a2 है, a2 किसका अंडर रूट है, 7 + कुछ क्वांटिटी का अंडर रूट है। a1 अकेले 7 का अंडर रूट है। तो यहां से हम लिख सकते हैं फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे आप इस तरीके से लिखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a2 है जो वो ग्रेटर होगा a1 से। ये हम लिख सकते हैं भी, क्योंकि यहां सिर्फ 7 का अंडर रूट है, ये 7 से बड़ा नंबर है, 7 में कुछ प्लस हुआ है, √7 है कि नहीं। अब √7 कुछ ना कुछ तो होता होगा, 2 पॉइंट समथिंग। क्लियर। तो दिस मीन्स यहाँ a2 है जो वो ग्रेटर आ गया a1 से, ये हमने साबित कर दिया। लेकिन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इसको दिखाना है तो अकेले सिर्फ एक टर्म के ग्रेटर होने से काम नहीं चलेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि हर एक an+1 है जो वो ग्रेटर होगा an से। तो हम उसके लिए सपोज कर लेते हैं, क्योंकि nth टर्म गिवन नहीं है, या तो फर्स्ट टर्म गिवन है या फिर क्या है, an+1 गिवन है। क्लियर। सपोज दैट कि जो nth टर्म है वो ग्रेटर है an-1 से, ये हमने सपोज कर लिया अभी। क्लियर। अब क्या करते हैं, एडिंग 7 बोथ साइड। वो किस वजह से, ताकि इस फॉर्म में उसको बनाया जा सके। दोनों तरफ अगर आप 7 ऐड करते हो तो 7 + an ग्रेटर होगा 7 + an-1 से। उसके बाद टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो अंडर रूट भी हमने ले लिया अभी। तो 7 + an का जो अंडर रूट है ये किसके इक्वल आया, an+1 के। देखो यहाँ an+1 के इक्वल था, और ये ग्रेटर होगा 7 + an-1। अगर यहाँ an हो तो यहाँ प्लस होके 1 आता है, अगर an-1 है तो +1 करोगे तो an आ जाएगा। दिस मीन्स ये किसकी वैल्यू आ गई, nth की। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सो अब यहाँ से जो हमने क्या लिया था, an ग्रेटर लिया था an-1 से। दिस इंप्लाइज, इस रिजल्ट की वजह से हमने क्या साबित कर दिया कि an+1 है ग्रेटर होगा an से। तो हम क्या कह सकते हैं, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये क्लास 11th का 4th चैप्टर है भी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वी कैन से दैट कि जो an+1 है वो ग्रेटर होगा an से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है कि नहीं। तो ये सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। देखो 1 के लिए हमने ट्रू कर दिया,
n के लिए हमने मान लिया और n+1 के लिए हमने इसको साबित कर दिया। तो यही 11th क्लास का 4th चैप्टर हो गया ना भी, पहले 1 के लिए ट्रू करो, फिर k के लिए, फिर k के लिए सपोज कर लो और k+1 के लिए ट्रू कर दो। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने ये प्रूव कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, देन जो सीक्वेंस an है इज मोनोटोनिकली, ये जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी भी। क्लियर? अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, उसके बाद अब थोड़ा इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब आगे क्या है, यहां पे जो a1 है उसकी वैल्यू क्या है, √7, और वो लेस देन है 7 से। a1 यानी कि लेस देन 7 है, क्योंकि किसी भी वैल्यू का अंडर उस खुद से तो क्या होगा, छोटा ही होगा। उसके बाद अब सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट कि जो an है वो भी लेस देन क्या होगी, 7। वही मैथमेटिकल इंडक्शन वाली बात होगी कि जो an है वो भी लेस देन क्या होगी, 7 होगी। अब यहां से हमें प्रूव करना है कि an+1 भी लेस देन क्या आएगी, 7 आएगी। समझ रहे हो? तो अब देखो, यहां से हम क्या करते हैं, 7 ऐड कर देते हैं दोनों साइड। तो 7 + an लेस देन क्या हो गया, 14। अब दोनों का अंडर रूट कर देते हैं। तो 7 + an का अंडर रूट क्या हुआ, an+1, तो लेस देन क्या आया, √14। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि √14 की वैल्यू क्या होगी, √16 होता है 4, तो 4 से भी कुछ ना कुछ कम आएगा, यानी कि 3 और 4 के बीच है। तो इसको मैं लेस देन क्या लिख सकता हूँ, 7। तो दिस इंप्लाइज, यहां से हमें क्या मिला कि an+1 है वो भी क्या है, लेस देन 7, और an को हमने क्या माना था, लेस देन 7। तो इससे ये प्रूव कर दिया। तो देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट कि जो an है लेस देन रहेगा 7 से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हर एक an है क्या होगा, लेस देन 7 रहेगा। अगर सारे लेस देन 7 है, दिस मीन्स यहां से आप क्या कह सकते हो, दिस मीन्स दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। ठीक है ना, ये क्या है, बाउंडेड अबव है। अगर ये बाउंडेड अबव है, दिस मीन्स ये क्या होगी, सो इट इज कन्वर्जेंट ऑल्सो। तो यानी कि ये डेफिनेशन है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, तो दिस मीन्स वो क्या होगी, कन्वर्जेंट भी होगी। अब किसको कन्वर्ज करेगी वो हमें बताना है। तो मान लेते हैं लेट कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, an है उसकी वैल्यू l है, और ये इक्वल है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 के। क्योंकि जब n को आप इनफाइनाइट पुट करोगे a इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये a इनफाइनाइट +1 करो, बात तो वही है तो एक ही चीज़ ये, यानी कि इनफाइनाइट हो गया, इन्फिनिटी में 1 प्लस कर दोगे, कुछ बड़ी वैल्यू थोड़ी ना होगी, उसको भी क्या बोलोगे, इन्फिनिटी बोलोगे। तो इसको हमने मान लिया l है भी। क्लियर? अब ये l है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, और इस तरीके से। तो यहां से देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल टू an+1 की वैल्यू गिवन है यहाँ 7 प्लस, यहाँ भी लिमिट लगानी पड़ेगी ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 7 + an का अंडर रूट। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा तो यानी कि इस तरीके से बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, और इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर, इधर इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 7 प्लस क्या हो गया, an हो गया। क्लियर? अब देखो इसकी वैल्यू क्या थी, l थी, जो हमने स्टार्टिंग में सपोज की थी। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, l का स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये l का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये l का स्क्वायर है, तो इसी के साथ लिख लेते हैं l स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे 7 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की वैल्यू क्या है, l, तो ये क्या हो गया 7 प्लस
एल हो गया। इनको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या बनेगा, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से आप एल की वैल्यू निकालते हो तो क्या होता है, माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 7 28 और 1 ऐड करोगे तो 29 होगा, अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए करोगे तो 1 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे L की 2 वैल्यू आई, लेकिन L है वो नॉट इक्वल होगा 1 माइनस √29/2 के, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, बिकॉज इसका रीजन क्या है कि जो an है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग टू n। अब ऐसा क्यों है, देखो पहली टर्म ही √7 थी, है कि नहीं, और बाकी जो nth टर्म है सारी वो क्या है, 7 से छोटी है, तो √7 और 7 के बीच में है, यानी कि नेगेटिव होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो यानी कि सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो L की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। दिस मीन्स यहाँ से आप क्या लिखोगे, दिस मीन्स जो L की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 प्लस √29 अपॉन, ये 29 लिख दिया, 2 आएगा, ठीक है ना, ये 2, तो L किसको कन्वर्ट करेगा, इसको, और यही क्या है, ये है पॉजिटिव रूट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 का, क्योंकि L की जगह अगर x रखे तो वही इक्वेशन बनेगी कि नहीं। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये जो सीक्वेंस है ये इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट को कन्वर्ज करेगी। तो ये है आपका 7th क्वेश्चन। बस आपको सिंपली स्टेप्स पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव किया, उसके बाद उसको बाउंडेड प्रूव किया, उसके बाद कन्वर्जेंट प्रूव किया कि किस तरीके से कन्वर्ज कर रही है। अब 7th क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 भी, ये बिल्कुल डिटो है, सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना भाई। जैसे मैंने यहाँ 7th किया है वैसे ही आप लोग क्या करोगे 8th। यहाँ से पता लगता है कि आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा है, उसको परफॉर्म करना है भी। अगर बिल्कुल भी ना हो तो कमेंट बॉक्स में आपने बता देना है, तो उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट बोर्ड पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो 9 की स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैं पहले भी करवा चुका हूँ जो 9th में पूछ रहे हैं। व्हाट इज मोनोटोनिक सीक्वेंस, भी ये तो देखो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताया था कि मोनोटोनिक सीक्वेंस किस केस में होगी, यानी कि हर एक an प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू an होगा, या फिर हर एक an प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, an रहेगा। दिस मीन्स इन केस में क्या होती है, मोनोटोनिक फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि या तो इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ये बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो वो वाली सारी डेफिनेशन आपने लिख देनी है जो भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहां से आंसर आपको मिल जाए। ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट करवा दिया इसको। अब फिर हमें एग्जाम्पल देने हैं, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। पहला एग्जाम्पल है ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट। भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो उसकी टर्म, लेकिन साथ में कन्वर्जेंट भी हो। तो ये फर्स्ट का आंसर था हमारा। सेकंड में सिंपल मैं एक सीक्वेंस मान लेता हूं an, जहां पे आपकी nth टर्म आप ले लो n/n+1, कुछ भी ले सकते हो, हजारों एग्जाम्पल पढ़े हैं। तो n/n+1 जब 1 रखोगे तो 1/2 हो गया, फिर 2/3, यानी कि इसमें रखते जाओ 1/2, फिर 2/3, 3/4, 4/5, आगे से आगे देखोगे क्या होती रहेगी, इंक्रीजिंग। और इंक्रीज होती होती है कन्वर्जेंट भी होगी, है कि नहीं, कन्वर्ज करेगी किसी वैल्यू को। तो दिस मीन्स, तो ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और कन्वर्जेंट भी है। लेकिन साथ में आपने जो भी आप एग्जांपल दो उसको आपने प्रूव करके दिखाना है। हाँ भी ये एग्जांपल है और ये हमने साबित कर दिया, यानी कि क्वेश्चन कोई भी आप ले सकते हो लेकिन प्रूव करके दिखाओगे। तो ये मैंने बता दिया, इसको आपने प्रूव कर देना है। थर्ड पे आते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। और ये फर्स्ट पार्ट था, ये यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 9th क्वेश्चन था। अब सेकंड करते हैं। सेकंड है ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। और इसको तो हजारों एग्जांपल है। मैं एक सीक्वेंस an मान लेता हूँ, जहाँ पे an को आप n भी ले सकते हो या फिर
ए एन को आप एन स्क्वायर ले सकते हो, ए एन को आप एन क्यूब ले सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 1 लिखोगे तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होगी। यहाँ स्क्वायर में डालोगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यूब में भी, एन की पावर 4 में भी। और सारे के सारे किसको ये क्या है, डाइवर्जेंट है 2 प्लस इन्फिनिटी। तो सिंपल सा हो गया, बस इनमें से किसी भी एक को लेके आपने प्रूव करके दिखा देना है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पे भी। थर्ड क्या कहते हैं, ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग है लेकिन कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अब इसका तो भी एग्जाम्पल मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, 1/n। 1/n क्या है, डिक्रीजिंग है और 0 को कन्वर्ज करेगी, तो दिस मीन्स कन्वर्जेंट होगी और डिक्रीजिंग भी होगी। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में है ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। तो सिंपल सा लिख दो, ए एन इक्वल टू माइनस का एन लिख लो, या फिर ए एन इक्वल टू माइनस में एन स्क्वायर लिख लो, माइनस में एन क्यूब, माइनस में आप कुछ भी लिख लो। दिस मीन्स वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी माइनस इन्फिनिटी और डिक्रीजिंग भी होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन आगे से आगे वैल्यू कम होती रहेगी। तो ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ पे आते हैं। तो फिफ्थ क्या कहता है वो देखो, ए सीक्वेंस विच इज नॉट मोनोटोनिक। भी अगर वो मोनोटोनिक नहीं है तो कहीं पे वैल्यू टर्म्स की इंक्रीज होगी, कहीं डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो इस वजह से वो मोनोटोनिक नहीं होगी। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दी तो वो मोनोटोनिक हो जाएगी। तो एक ऐसी सीक्वेंस का एग्जांपल देना है जो मोनोटोनिक ना हो। इन लास्ट के 2 केस में मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ए सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बट नॉट मोनोटोनिक। अब बताना है कि बाउंडेड तो हो लेकिन मोनोटोनिक ना हो। तो ये फिफ्थ और सिक्स दोनों का एक एग्जांपल कॉमन सा देख देते हैं। -1 टू द पावर n लिख लो। अब -1 टू द पावर n लिखा है तो ये कैसे चलेगी, 1 रखा तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, इस तरीके से है कि नहीं, तो ये चलती रहेगी। अब क्या कहीं से आप मोनोटोनिक बोल सकते हो कि हर एक टर्म इंक्रीज हो रही है, हर एक टर्म डिक्रीज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक -1 है, फिर +1 इंक्रीज होगी, फिर -1 डिक्रीज होगी, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो दिस मीन्स ये मोनोटोनिक नहीं है। लेकिन इसका जो रेंज सेट बनेगा भी, रेंज सेट इसका क्या बनता है, प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ, -1 to 1, यानी कि बाउंडेड तो है। तो देखो फिफ्थ में भी चलेगा, इसने बोला है मोनोटोनिक नहीं है। भाई हाँ, मोनोटोनिक कहाँ है, ये फिफ्थ में भी हो गया, सिक्स्थ में भी हो गया, बाउंडेड है लेकिन मोनोटोनिक नहीं है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप दे सकते हो। ये नहीं है कि जो मैंने लिख दिया आप सिर्फ वही एग्जाम्पल करोगे। कोशिश करो कि जो मैंने लिखे हैं ये तो आपको समझ में आए गए, इनसे अलग कुछ आप सोचो, कुछ अलग लिखो। अब इसमें ये भी नहीं है सर बुक में पीछे आंसर ये है, आपका मैच नहीं हुआ। अभी हमारी मर्जी, जो मर्जी लिखे, इसने तो एग्जाम्पल पूछे, आंसर थोड़े ना मैच करवाने हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसने बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, बेसिक्स जो पढ़ चुका है भी इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का, उसको तो ये देखने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कर लेगा। क्लियर। उसके बाद 10th देखिए, 10th भी कुछ ऐसा ही है। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ द सीक्वेंस एन विच इज, यहाँ पे नोट आना था भी, ये नोट रह गया, विच इज नॉट बाउंडेड, ठीक है ना, बुक में नोट है तो ये बाय चांस नोट लिखा नहीं है मैंने। विच इज नॉट बाउंडेड बट लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an/n की वैल्यू क्या आए, 0 आए। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं भी वो बाउंडेड ना हो, एक ऐसी सीक्वेंस आपने ज्यूम करनी है। लेट ए सीक्वेंस an, जहां पे जो nth टर्म है वो हम √n मान लेते हैं। अब ये बाउंडेड नहीं होगा, क्लियर सा दिख रहा है भी। जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे, इनफाइनाइट का अंडर लास्ट वैल्यू क्या है, यानी कि अपर बाउंड आपको मिलेगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो दिस मीन्स ये बाउंडेड नहीं है। ये तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे फॉर एनी मान लेते हैं, फॉर एनी p ग्रेटर देन 0, p कोई नंबर है, फॉर एनी p ग्रेटर देन 0, आप एप्सिलॉन ले सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। p ले लो, k ले लो, l ले लो, कुछ भी लिख लो। p हमने एक नंबर ले लिया जो ग्रेटर देन 0 है। हाउएवर लार्ज, ये जितना मर्जी आप बड़ा ले सकते हो, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट ए नंबर m सच दैट m इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा इसमें कि √m है जो वो ग्रेटर देन होगा, सॉरी p लिखना था भी, ग्रेटर देन होगा p से। क्लियर। अब ऐसा क्यों है, अब देखिए ये जो सीक्वेंस है ये ऐसे चल रही है,
प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, लास्ट में ये मान लिया प्लस इनफाइनाइट है, यहाँ से शुरू हुई, तो इसमें बहुत सारे नंबर हैं, तो कोई ना कोई नंबर तो इससे एग्जिस्ट करेगा ना जो p से बड़ा हो। p कुछ भी मान लो, मान लिया p यहाँ है तो यहाँ भी कोई ना कोई नंबर होगा, p यहाँ मान लिया तो यहाँ कोई ना कोई नंबर होगा, p यहाँ मान लिया तो यहाँ कोई ना कोई नंबर होगा, है कि नहीं। इनफाइनाइट लास्ट तक जा रही है। अगर ऐसा है देन भी वो जो √n है वो किससे बड़ा है, √m से। ये तो होता ही है क्योंकि n लास्ट टर्म है, m उससे बीच का कुछ लिया है, और ये किससे बड़ा है, p से। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि √n भी किससे बड़ा होगा, p से। अब √n भी p से बड़ा, √m भी p से बड़ा, तो दिस मीन्स यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दिस मीन्स an इज अनबाउंडेड। ठीक है ना, ये वैसे ही पता था लेकिन फिर भी हमने क्या प्रूव कर दिया, अनबाउंडेड है। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन n की वैल्यू निकालनी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो an की वैल्यू हमने क्या ली है, √n अपॉन n। अब इनको कैंसिल आउट करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये ऊपर 1 बचा, नीचे कैंसिल आउट हो गया, √n हो गया। जब n को इनफाइनाइट अप्रोच करवाओगे तो इनफाइनाइट का √ इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सिंपली ये क्या एग्जांपल हो गया, अनबाउंडेड सीक्वेंस का, और जो ये जो रिजल्ट है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। तो ये है भी आपका क्वेश्चन नंबर 10th। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस an कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ, भी ये कन्वर्ज कब करेगी, अगर ये बाउंडेड अबव है। अब ये वाला रिजल्ट हम सारी एक्सरसाइज में यूज कर चुके हैं, और लास्ट के 2 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस रिजल्ट को आप दोबारा प्रूव करो, तो एक बार फिर प्रूव कर देते हैं भी। ऐसे ही 12th में है, इसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, तो इसमें बाउंडेड अबव है, इसमें बाउंडेड बिलो है, सेम चीज़ें हैं। तो मैं 11th को सोल्व करता हूँ। पहले हमें प्रूव करना है कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये गिवन है, ठीक है ना, तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, let a sequence an which is monotonically इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, तो ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है भी। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट होगी सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन पे, अगर ये बाउंडेड है, अगर ये क्या है, बाउंडेड है। तो गिवन क्या है कि सीक्वेंस अगर बाउंडेड भी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, तो वो कन्वर्ज करेगी, ये हमें प्रूव करना है। तो दिस मीन्स अगर ये बाउंडेड है, इफ जो सीक्वेंस है an इज बाउंडेड, ठीक है ना, देन देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट अपर बाउंड, तो इसका एक लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम सपोज कर लेते हैं a है जो, वो क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an है भी, ठीक है ना, क्योंकि अपर बाउंड तो इसका एग्जिस्ट करेंगे अगर ये बाउंडेड अबव है। तो उसमें से a हमने मान लिया कि ये लिस्ट अपर बाउंड है, तो हम नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं, ठीक है ना, नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना, तो नंबर लाइन पे जब राइट साइड वैल्यू जाती है तो दिस मीन्स वो क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सीक्वेंस है भी, यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म है a1, फिर आगे है a2, a3, सो ऑन, लास्ट में ये an है कि नहीं, और इसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है a, मान लिया वो यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट क्या है, a है भी, क्लियर, ये है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। सो a माइनस एप्सिलॉन इज नॉट ए अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर a इसका लिस्ट अपर बाउंड है,
तो अगर ए में से आपने कुछ माइनस कर दिया पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन, तो ये ए से क्या आ जाएगा पीछे, और पीछे आ गया तो ये सीक्वेंस के अंदर आगे बैठ जाएगा। तो दिस मीन्स ए माइनस एप्सिलॉन, तो इसका अपर बाउंड होगा ही नहीं, है कि नहीं। अगर ए प्लस एप्सिलॉन ले वो इससे बाहर चला जाएगा, सीक्वेंस यहाँ तक है, तो दिस मीन्स ए माइनस एप्सिलॉन इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। देन अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू होंगी a माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी कुछ टर्म। मान लिया a माइनस एप्सिलॉन यहाँ पीछे आ गया, तो यहाँ कुछ टर्म ऐसी होंगी जो इससे क्या होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है ना। फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि कुछ ऐसी टर्म बनेगी जो a माइनस एप्सिलॉन से तो क्या होगी, बड़ी, क्योंकि a क्या है, लीस्ट अपर बाउंड और a से जस्ट बैक है। चाहे a माइनस एप्सिलॉन यहाँ क्यों ना हो, इनके बीच में भी हजारों टर्म हो सकती हैं। क्लियर, तो ऐसा हो गया। अब एज वी नो दैट कि जो an है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है am से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका रीजन क्या है, बिकॉज an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो आगे वाली टर्म तो पीछे वाली टर्म से बड़ी आती रहेंगी ना, यानी कि a1 से बड़ी a2 होगी, a2 से बड़ी a3, a3 से a4, ऐसे am से बड़ी क्या होगी, an होगी फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्लियर, क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो देखो इससे बड़ा am से बड़ा an, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो an होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा a माइनस एप्सिलॉन से, क्योंकि जब am, मान लिया am यहाँ पे एग्जिस्ट करता है am और ये माइनस एप्सिलॉन है, अगर am इससे बड़ा है तो ये जो an है लास्ट वाली टर्म ये तो और भी बड़ी होगी इससे, तो ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। एंड जो a प्लस एप्सिलॉन है इज ऑल्सो ए अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an। तो देखो a अगर लिस्ट अपर बाउंड है, a में कुछ ने कुछ प्लस कर दिया, a प्लस एप्सिलॉन मान लिया वो यहाँ पे आ गया, तो दिस मीन्स ये भी तो क्या होगा, एक अपर बाउंड होगा। हालांकि लिस्ट अपर बाउंड नहीं है लेकिन अपर बाउंड तो जरूर है। दिस इंप्लाइज जो an है वो लेस देन होगा a प्लस एप्सिलॉन से, क्योंकि an लास्ट टर्म तो क्या होगी, a प्लस एप्सिलॉन से छोटी होगी। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए ऐसा होगा। तो ये दो रिजल्ट आपने याद रखने हैं, ये स्टार वाला रिजल्ट और ये हैज वाला रिजल्ट, ठीक है ना। स्टार हैज लिख लिया हमने, 1 2 भी लिख सकते थे। तो इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या पता चला, जो an a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन से के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लिखते हैं फ्रॉम स्टार एंड हैज, इन दोनों रिजल्ट से कि जो a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा an और a प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा an, ठीक है ना, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब इसको हम मोड की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि an माइनस a का मोड लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब ये किसकी डेफिनेशन बन गई, दिस इंप्लाइज, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an है जो वो किसको कन्वर्ज करेगा, a को, क्योंकि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो सीक्वेंस है वो क्या कन्वर्जेंट। इसका मीनिंग ये वाला रिजल्ट होता है, इस वाले रिजल्ट का मीनिंग ये होता है, कन्वर्जिल होते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने प्रूव करना था कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी, और कन्वर्जेंट हमने प्रूव कर दिया a को, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड हमने क्या लिया था, a लिया था। p लेते तो p को कन्वर्ट कर जाता, m लेते तो m को कन्वर्ट कर जाता, l लेते तो l को कन्वर्ट कर जाता। ये जस्ट सिंबल है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना था, भी बड़ा सिंपल सा है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर भी करवाया था और अब भी हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बस यहाँ इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग, बाउंडेड बिलो अबव की जगह क्या आ गया, बिलो। तो ये आप करेंगे भी खुद से, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा है।
अगर बेसिक इंट्रोडक्शन और सारी एक्सरसाइज 1 to 11 आप देख चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 भी इजीली सोल्व हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने 11th किया, अब हम राइट साइड में a प्लस एप्सिलॉन a माइनस एप्सिलॉन ले रहे थे, आपने लेफ्ट साइड में क्या करना है थोड़ा बता देता हूँ। L क्या मान लेना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, फिर यहाँ L माइनस एप्सिलॉन, L प्लस एप्सिलॉन, ये वाली चीज़ें ले लेनी है। बस जो मैंने अपने राइट साइड में जो मैंने परफॉर्म किया है, अभी आप लेफ्ट साइड में परफॉर्म करोगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये इजीली सोल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 2.3 वो होती है कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.4 के कुछ बेसिक कंसेप्ट, एग्जाम्पल और क्वेश्चन के साथ। तो तब तक देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।